हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। जानेंगे इसका एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, साथ-साथ में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें इसमें क्या-क्या देखने को मिलते हैं, साथ-साथ में इसका मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड को जानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? किसी भी कारणवश से हमारी बॉडी में T3 या T4 का बढ़ जाना, उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन करने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर और थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो T4 को प्रीडोमिनेंटली सिक्रीट करती है और T3 को लेस अमाउंट में सिक्रीट करती है। हमारा T3 और T4 होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH बोलते हैं। और जो TSH होता है वो आपका चलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। आई थिंक आपको इतना यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन भी मिलता है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट करता है। वो क्या करता है हमारे बोन से कैल्शियम को रिलीज करता है। और अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके ब्लड में लो कैल्शियम लेवल भी डिटेक्ट होंगे। तो ये चीज़ रहती है जो कि हमारा बेसिक रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर। हम देखेंगे इसके बेसिक सिम्पटम्स क्या-क्या रहते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना सबसे कॉमन है इसमें और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद हीट इंटॉलरेंस, गर्मी सहन ना कर पाना, हड्डियों का कमज़ोर होना, लूज़ मोशन, अतिसार या डायरिया लग जाना बोलते हैं इसको, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होना और मसल वीकनेस इसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है। साथ में एलोप्लेसिया देखा जाता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखी जाती है इसमें। अगर फीमेल्स में देखा जाए तो बार-बार एबॉर्शन होना या मासिक धर्म का ना आना या कम आना, ये सारी सिम्पटम्स में देखी जाती है। अगर इसमें पर्टिकुलर देखें तो इसमें हमारी एंकल स्वेलिंग भी जाएगी, इनफर्टिलिटी के रेट बढ़ जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हम सिम्पटम्स में देख सकते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मॉडर्न साइंस इसमें क्या बोलता है? मॉडर्न साइंस बोलता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स में एक ऑक्सीडेशन चलता रहता है। ऑक्सीडेशन लेवल का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना जिसके कारण टिश्यू का या सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। दूसरा बोलते हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होना और इसमें तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का टर्नओवर बढ़ जाना और तीसरा आता है इसमें हड्डियों से कैल्शियम का रिलीज होना। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको जस्ट नॉलेज के लिए चेक कराना है, आप क्या आपको ये चीज़ प्रॉब्लम है नहीं है, तो आप इसमें कौन-कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आप थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं जो कि T3, T4, TSH कराता है या आप फ्री T3, T4 करा सकते हैं इसमें। और अगर आपका TSH लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आता है तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। अगर आपका TSH लेवल नॉर्मल से कम आता है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुर्वेद ने इसको कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इस कंडीशन को। अगर हम देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन में वात और पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली पाया जाता है और साथ में धातुगत अत्याग्नि होने के कारण जो धातु की, जैसे हमने बोला था सेलुलर लेवल पर ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ही धातुगत लेवल पे अत्याग्नि होने के कारण जो धातु की पाक अवस्था है, जो धातु का डाइजेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कंडीशन बढ़ जाना, जिसके कारण जो धातु की सरलता है वो उसका कम हो जाना। ये हमारे इसमें बेसिक कंडीशन ये रहती है। अगर इसमें दोष देखा जाए तो कौन-कौन से दोष हमारे मोस्टली पाए जाते हैं, इसमें वात और पित्त दोष पाए जाते हैं। अगर हम वात दोष का देखें तो वात दोष का इसमें रुक्ष गुण सबसे कॉमन रहता है और इसमें जो पित्त दोष रहता है, पित्त दोष का उसमें उष्ण और तीक्ष्ण गुण हमें पाया जाता है। और फिर हम इसमें दूध से देखेंगे, दूध से हमारा इसमें होगा रस, रक्त, मांस जनरली देखे जाते हैं। अगर कंडीशन फर्दर लीड करती है तो अस्थि, मांस, अस्थि, मेद धातु भी आगे इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें अग्नि देखेंगे। अग्नि हमारे इसमें तीक्ष्ण अग्नि रहती है कोष्ठ और धातुगत लेवल पे। फिर हमारे इसमें स्रोतस रहते हैं, स्रोतस की इसमें अति प्रवृत्ति रहती है। रोग मार्ग देखेंगे तो हमारे त्रिविध रोग मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व, अधो, तीनों रहते हैं। अब हम इतना पूरा सिनेरियो देखने के बाद हमें इसका टारगेट बनाना है कि हमें किस तरह से अपना ट्रीटमेंट प्लान करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम तीक्ष्ण अग्नि हो रखी है कोष्ठ पे और हमारे धातुगत लेवल पे। सबसे पहले तीक्ष्ण अग्नि की चिकित्सा करनी है। उसके बाद हमें धातु पाक की चिकित्सा करनी है और तीसरा में हमारा आता है जो ओज का सरलता कम हो रखी है, हमें उसकी सरलता को बढ़ाना है। तो मोस्टली देखिए तो हमें अत्यग्नि की चिकित्सा करनी है। फिर दूसरा आता है हमारा वात पित्त समन औषधि देनी है और हमें ओज का वर्धन करना है इसमें। अब हमारा टारगेट सेट हो चुका है। टारगेट सेट होने के बाद इसको आता है एग्जीक्यूट करने की बारी। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा क्योंकि हमें पहले शोधन करना है, बाद में समन करना पड़ेगा। विरेचन हमने इसलिए चूज़ किया ताकि वो हमारे जितने भी पित्त रिलेटेड पैथोलॉजीज़ होती है उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है और साथ में वो वातानुलोमन भी करेगा स्रोतों से। और साथ में जो विरेचन होता है वो धातु पाक अवस्था को भी स्लो डाउन करता है। मीन्स जो आपका
धातुगत अत्याग्नि हो रही है उसको भी स्लो डाउन कर रहा है, मीन्स आपका टिश्यू का डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो आपका स्लो डाउन हो रहा है। फिर दूसरा इसमें हम करेंगे नस्य, हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ऐड होगा, क्योंकि जो नस्य होगा, नस्य भी आपका वात पित्त समन टाइप का नस्य चूज़ करना है जो कि हमारा भ्रमण भी करेगा, जो कि हमारे बल को प्रोवाइड करेगा। हमने इंटरनली टारगेट करने के बाद हमें एक्सटर्नली टारगेट करना है कंडीशन को। इसके लिए सबसे पहले हमें चूज़ करना है शिरोधारा या शिरोपिचु, या आप शिरोधारा कर सकते हैं। किससे करना है, या पित्त समन गण से कर सकते हैं, पित्त समन औषधि से कर सकते हैं, जैसे पद्मगादी गण हो गया या पन्नेग्रोदादी गण हो गया। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, आपके पास क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इंटरनल मेडिकेशंस के बारे में। बीच में एक छोटा-सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि करंट का इश्यू हो गया था, लाइट चली जा चुकी थी। हाँ, तो बात करते हैं हम इंटरनल मेडिकेशन के बारे में। इंटरनल मेडिकेशन हमें ऐसे चूज़ करनी है शोधन के बाद, जो कि हमारा रिमेनिंग दोष है उसको तो निकाले, साथ में वात और पित्त का भी समन करे। तो हमने इसमें सबसे पहले चूज़ किया शतावरी शीरपाक, गुड़चादिक्वाथ, पंचतख्तघृत, जीवनजातिघृत, द्राक्षादी अवलेह, इस टाइप के हमने त्रिफलाकृत ये हमने चूज़ किया। तो कि जो कि हमारा एज़ अ रसायन भी काम करे, ओज का वर्धन भी करे और साथ-साथ में वात पित्त का भी समन करे। हमारा ये मेडिकेशन चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था, साथ-साथ में क्योंकि ओज का वर्धन भी हो, एज़ अ रसायन भी काम करे, क्योंकि इन जैसी प्रॉब्लम्स में रीअकरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें रीअकरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। सारी कंडीशन को रूल आउट करते हुए आप अपना कंक्लूजन बना सकते हैं और अपनी युक्ति लगाते हुए आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट डिफरेंट है। और आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँ। मेरे लिए भी कुछ स्टडी के मटेरियल मिले मुझको भी ऐसा। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।